वीरमपुर नाम के गांव में सुशील अपनी पत्नी लक्ष्मी और बेटी रेवा के साथ रहा करता था। सुशील पुराना सामान लेने का काम करता था, जिसमें उसे ज्यादा कमाई तो नहीं होती थी, पर घर का गुजारा चल जाता था। उनका परिवार गरीब था पर खुश था। बाबा, आज क्या लाए हैं आप मेरे लिए? अरे आज पता है, पुराने सामान में एक गुड़िया आई थी। अच्छा, कहाँ है वो बाबा? पहले अपनी आंखें बंद करो। ठीक है। ये देखो। अरे, ये तो बिल्कुल नई जैसी लग रही है बाबा। हाँ, तुम्हारी माँ ने इसे फिर से सिल दिया। अच्छी लग रही है ना अब? मुझे बहुत पसंद आई माँ बाबा। रेवा अपने माँ बाबा के गले लग जाती है। उनके घर में चाहे पैसा कम था, लेकिन रेवा अपने माँ बाप के साथ बहुत खुश थी। उसके बाबा पुराने सामान को भी नया बनाकर उसे खुश कर देते थे। लक्ष्मी, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, इसीलिए मैं कबाड़ का काम करता हूँ। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं जी? मैं चाहता हूँ हम रेवा को खूब पढ़ाएं, जिससे वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। ऐसा ही होगा जी, आप रात दिन मेहनत करते हैं। पर तुम्हें लगता है मैं इस कबाड़ से रेवा के सपने पूरे कर पाऊंगा? भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे जी। सुशील को हर वक्त ये चिंता रहती थी कि वो अपनी बेटी को ज्यादा से ज्यादा खुशियाँ दे पाए। वो बहुत कड़ी मेहनत करता था। धूप में जाकर पुराना सामान शहर से लेकर आता था। इतनी ज्यादा मेहनत और भूख प्यास की वजह से सुशील की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। माँ, बाबा को क्या हुआ? कुछ नहीं बेटी, बाबा की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है बस। बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना माँ? हाँ बेटी, बाबा जल्द ही ठीक हो जाएंगे। तुम जाओ बाहर जरा, मैं आती हूँ। अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? आपको डॉक्टर साहब ने कुछ दिनों तक आराम के लिए कहा है। मैं आराम करूँगा तो पैसे कैसे आएंगे? आप चिंता मत कीजिए, कुछ दिन मैं पुराना सामान ले आऊंगी। नहीं नहीं लक्ष्मी, तुम कैसे? तो क्या हुआ जी, कुछ दिनों की ही तो बात है, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। सुशील की तबीयत की वजह से लक्ष्मी ने अपने पति की जगह पुराना सामान शहर से लाने का फैसला किया और वो सुबह सुबह अपने साथ 2 रोटी डब्बे में लेकर निकल गई। आज तुम आई हो? हाँ मेम साहब, मेरे पति की तबीयत खराब है। ठीक है, चलो ये पुराना सामान उठा लो, अब जल्दी करो। वो सामान इतना भारी था कि लक्ष्मी उसे उठा ही नहीं पा रही थी। ये लो, और काम करेगी ये? चलो जाओ यहाँ से, एक सामान तो उठा नहीं सकती। उस औरत की बातें सुनकर लक्ष्मी बहुत दुखी हो जाती है और एक गली के बाहर आकर, जहाँ कोई नहीं था, वहाँ बैठ जाती है। क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? अपनी किस्मत पर रो रही हूँ माँ जी। ऐसा नहीं कहते बेटी, भगवान सबकी मदद करता है। माँ जी, मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है और मेरी बच्ची भी घर में भूखी है और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकती। सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटी, मेरे पास कुछ पुराना सामान है, तुम वो ले जाओ, उसे बेचकर तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे। पर मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है माँ जी। कोई बात नहीं बेटी, आप ये 2 रोटी रख लीजिए माँ जी, और कुछ तो दे नहीं सकती मैं आपको। बूढ़ी औरत कुछ पुराना सामान लक्ष्मी को देती है और रोटी लेने के बाद कहती है, तुम दिल की साफ हो बेटी, भगवान तुम्हारी जरूर मदद करेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। पुराना सामान लेकर घर पहुँचती है। तुम आ गई लक्ष्मी, कुछ सामान मिला? हाँ जी, बस मैं इसे अभी सेठ को बेचकर आती हूँ। जरा दिखाओ तो, क्या है सामान में? ये देखिए, एक टूटा फूटा संदूक है और कुछ पुराने रद्दी कागज का ठेला है। सुशील लक्ष्मी से सामान लेकर खोलकर देखता है और बहुत ही अचरज में पड़ जाता है। लक्ष्मी, इस संदूक में तो सोना ही सोना है, ये देखो। ये कैसे हो गया जी? उस माँ जी ने तो मुझे पुराना कबाड़ ही दिया था। लगता है ये कोई जादुई कबाड़ है लक्ष्मी। उस माँ जी ने सच ही कहा था, भगवान सबकी मदद करते हैं। सुशील और लक्ष्मी उस जादुई कबाड़ को जितना बेचते उतना वो और सोने से भर जाता, पर उन्होंने उस जादुई कबाड़ का इस्तेमाल अकेले नहीं किया,
उन्होंने गांव में लड़कियों के लिए एक स्कूल बनवाया जिससे हर बच्ची मुफ्त में शिक्षा हासिल कर सके। इससे उनकी चर्चा हर जगह होने लगी। इस कबाड़ी को जादुई कबाड़ क्या मिला? बहुत उड़ रहा है। अब देखता हूँ कैसे जादुई कबाड़ से पैसे कमाता है। सेठ रात को जाकर जब सब लोग सो रहे थे तब उस जादुई कबाड़ को चुराकर अपने घर लेकर आता है और सुबह तक इंतजार करता है, पर वो कबाड़ में सोने का कुछ भी नहीं होता। अरे ये तो सच में कबाड़ है। सुशील और लक्ष्मी गांव वालों से झूठ बोल रहे हैं। अभी मजा चखाता हूँ। सेठ गांव के सरपंच के पास जाता है और सुशील और लक्ष्मी की शिकायत कर देता है। सरपंच दोनों को बुलाते हैं। सरपंच जी, ये जादुई कबाड़ ही है, लाइए मैं दिखाती हूँ। लक्ष्मी के हाथ लगते ही कबाड़ सोने का बन जाता है। ये कोई काला जादू है सरपंच जी। ये कोई काला जादू नहीं है सेठ, ये तुम्हारी काली नियत का नतीजा है। सुशील और लक्ष्मी कबाड़ से सोना बनाकर लोगों की मदद कर रहे हैं और तुम इतने पैसे होते हुए भी उन दोनों के घर में चोरी करे। असली कबाड़ी तो तुम हो जो दिमाग में जलन और लालच का पुराना कबाड़ लेकर बैठे हो। सेठ जी, ये सच में जादुई कबाड़ है, पर ये तभी असली सोना बनता है जब आपकी नीयत में कचरा ना हो। शिक्षा, अगर दिमाग में ही छोटी सोच का कचरा भरा हो तो सोना भी कबाड़ ही लगने लगता है। अपनी सोच को ऊंचा कीजिए, आपका कद अपने आप ऊंचा उठ जाएगा। बहुत साल पहले की बात है। रामपुर गांव में कमौलिका नाम की एक औरत रहती थी जो बहुत लालची थी और किसी को भी ठगने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। अरे वाह, ये आम देखकर ही मुंह में पानी आ गया। तो सोचती हूँ कि खाने में कितना मजा आएगा, लेकिन अगर ये आम मुझे मुफ्त में मिल जाए तो फिर मिठास दुगनी हो जाएगी। लेकिन कैसे? आम को देखकर कमौलिका के मन में लालच आ गया। आम ले लो, आम, ताजे रसीले आम, शहद से मीठे आम, स्वादिष्ट आम, आम ले लो आम। अरे भाभी जी लीजिए ना, बहुत मीठे आम हैं। सोचते सोचते कमौलिका के शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है। ठीक है भैया, मैं पहले एक आम टेस्ट करके देखूंगी और अगर पसंद आया तो सारे आम खरीद लूंगी। सारे आम एक साथ बेचे जाएंगे, ये बात सुनकर आम वाला खुश हो जाता है। अरे क्यों नहीं भाभी जी, बिल्कुल कीजिए। आम वाला कमौलिका को एक आम काट कर देता है और कमौलिका बड़े चाव से आम का लुत्फ उठाने लगती है। कमौलिका को आम खाते देख आम वाला भी खुश हो जाता है। अरे ये हुई ना बात, आज मेरा बाजार का पहला दिन है और पहला ही ग्राहक पूरा माल खरीद रहा है। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। इन पैसों से बिटिया के लिए एक गुड़िया लूंगा और पत्नी के लिए एक साड़ी भी खरीद लूंगा। पिछले साल से दोनों के लिए कुछ नहीं लिया। लेकिन कमौलिका के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। जैसे ही उसका आम खत्म होने आया, वैसे ही उसने पेट दर्द से चिल्लाना शुरू कर दिया। हाय, मर गई। आम है या जहर? अरे क्या हुआ भाभी जी? क्या हुआ पूछ रहे हो? तुम्हारे आम खाकर यहाँ मेरी जान जा रही है। हे भगवान, ये दर्द। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये हमारे खुद के बागान के आम है भाभी जी। इन्हें खाकर आपको पेट दर्द हो ही नहीं सकता। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। रुको, अभी मैं लोगों को इकट्ठा करके तुम्हारे आम की असलियत बताती हूँ। फिर पुलिस के डरने पड़ेंगे और सारा सच अपने आप बाहर निकल जाएगा। ऐसा मत कीजिए भाभी जी, गरीब किसान आदमी हूँ। आज बाजार में मेरा पहला दिन है। अगर नाम खराब हो जाएगा तो आगे धंधा कैसे करूँगा? कमौलिका ने देखा कि आम वाला उसकी चाल में बुरी तरह से फंस गया है और तभी उसने अपना आखिरी दांव खेला। चलो भैया, आप बाल बच्चे वाले हो तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी।
मैं तो ये दर्द किसी भी तरह सह लूंगी, लेकिन तुम्हें ये सारे आम मेरे घर भिजवाने पड़ेंगे। मेरे चाचा फूड डिपार्टमेंट में है, मैं उनसे हर एक आम की जांच करवाऊंगी ताकि किसी और को मेरी तरह तकलीफ ना हो। आम वाले को ना चाहते हुए भी अपनी इज्जत बचाने के लिए कमोलिका का कहना मानना पड़ा। कमोलिका की इस आदत से उसके अड़ोस पड़ोस के सारे लोग वाकिफ थे। कई बार वो लोगों से चीजें लेकर वापस नहीं करती थी और कोई ना कोई बहाना बना देती थी। कमोलिका के इस रवैये से परेशान होकर लोगों ने उसके साथ बात करना बंद कर दिया। कुछ दिन बाद कमोलिका के पड़ोस में सुमित्रा अपने पति के साथ रहने आई। अरे ये कौन है? लगता है नई पड़ोसन है। वाह वाह, क्या ठाठ है। इम्पोर्टेड गाड़ी, महंगी साड़ी और इतने सारे जेवर। जरूर इसका पति काफी अमीर मालूम होता है। जहाँ कमोलिका के दिमाग में सुमित्रा को ठगने का षड्यंत्र बनने लगा, सुमित्रा ने आते ही अपने पड़ोसियों से जान पहचान बढ़ाने के लिए उन्हें चाय के लिए घर पर न्योता दिया। अरे भाभी जी, एक और समोसा लीजिए ना। नहीं नहीं सुमित्रा, दरअसल मैं डाइटिंग पर हूँ। एक वक्त 4 समोसे से ज्यादा नहीं खा सकती। एक काम करो, तुम मुझे बचे हुए समोसे पार्सल करके दे दो। अब वैसे भाभी, वो हमारे सामने जो कमोलिका जी रहती है, वो क्यों नहीं आई? आप सबके साथ उनसे भी जान पहचान हो जाती। अरे सुमित्रा, उससे जितना दूर रहो उतना अच्छा है। हाँ, कब तुम्हें बेचकर चली जाएगी पता भी नहीं चलेगा। पूरी सोसाइटी में एक भी घर ऐसा नहीं बचा जहाँ उसने पैसे या कोई चीज ली हो और वापस दे दी हो। बेचारे गरीब दुकानदारों को भी कुछ ना कुछ चक्कर चलाकर फंसाती रहती है। ऐसी बात है, अब तो इनसे मुलाकात करनी ही पड़ेगी। लेकिन सुमित्रा उससे मिले इससे पहले उसी शाम को कमोलिका सुमित्रा के घर आ धमकी। जी नमस्ते, मैं आपकी पड़ोसी कमोलिका हूँ। नमस्ते, माफ कीजिए, लेकिन हमारे घर पर इनके ऑफिस के बॉस पहली बार आने वाले हैं और मेरे पास पहनने लायक ना अच्छी साड़ी है और ना गहने। अगर आपको दिक्कत ना हो तो क्या आप मुझे आपकी साड़ी और गहने आज के दिन के लिए दे सकती हैं? मैं कल सुबह ही उन्हें वापस कर दूंगी। इनके प्रमोशन का सवाल है, वरना आपको तकलीफ नहीं देती। सुमित्रा को उसके अड़ोस पड़ोस के लोगों ने कमोलिका के बारे में बताई हुई बातें याद आती है। इसे सबक सिखाने का यही सही मौका है। क्यों नहीं, एक दूसरे के काम आना यही तो इंसानियत है। आप यहीं रुकिए, मैं अभी गहने और साड़ी ले आती हूँ। सुमित्रा ने अपने गहने और साड़ी लाकर कमोलिका को दे दिए। कमोलिका गहने और कपड़े लेकर चली गई और हमेशा की तरह बहुत दिन हुए उन्हें सुमित्रा को वापस ही नहीं किया। इसलिए कुछ दिन बाद सुमित्रा कमोलिका के घर पहुँच गई। अरे बहन जी, आप तो मेरे गहने और साड़ी दूसरे दिन वापस करने वाली थी, लेकिन अभी तो 7 दिन हो गए। अब क्या बताऊं सुमित्रा जी, इन 7 दिनों में क्या क्या हुआ। मेरी जबान से तो लफ्ज निकल नहीं रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? अरे आपने जो गहने और कपड़े मुझे दे दिए थे, वो बीमार थे। क्या? जी हाँ, मेरे घर आते ही उनकी तबीयत खराब हो गई थी। मैंने फिर भी पूरी तरह से उनका इलाज करके उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था और वो हमें छोड़कर चले गए।
सुमित्रा को पता चल गया था कि ये कमोलिका की गहने और कपड़े ऐंठने की चाल है, लेकिन सुमित्रा ने कुछ नहीं कहा। अब जाने दीजिए बहन जी, आप दुखी क्यों हो रही हैं? जो जो जन्मा है उसे एक दिन ये दुनिया छोड़कर जाना ही है। इसमें आप और मैं क्या कर सकते हैं? चलिए छोड़िए, मैं भी घर चलती हूँ। मंदिर में गहनों के नाम से दिया जलाना पड़ेगा ना। सुमित्रा ने कमोलिका को इस बात का भरोसा दिलाया कि वो उसकी चाल में फंस गई है। इतने महंगे गहने और साड़ी इतनी आसानी से मिल गई, इस बात से कमोलिका बहुत खुश हो गई। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा दिन तक चली नहीं। इंस्पेक्टर साहब, इसे गिरफ्तार कर लीजिए, ये खूनी है। अरे ये क्या कर रही हैं आप? मैंने किसका खून किया है? मेरे कपड़ों और गहनों का। ऐसे चौंक कर क्या देख रही हो? कल ही रात को वो मेरे सपने में आए थे और उन्होंने मुझे सब सच बता दिया कि किस तरह तुमने बड़ी बेदर्दी से उनकी जान ले ली। ये आप क्या कह रही हैं? आपका दिमाग ठिकाने तो है ना? ऐसा कहीं होता है क्या? क्यों नहीं? अगर गहने और कपड़े बीमारी से मर सकते हैं तो फिर उनका खून क्यों नहीं हो सकता? और जिनका खून हुआ है वो मेरे सपने में आकर सच क्यों नहीं बता सकते? सुमित्रा की बात सुनने पर कमोलिका को अब अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सबसे माफी मांगकर उन्हें उनकी चीजें लौटा दी और फिर से ऐसा ना करने की कसम खा ली।